लेट्स स्टार्ट। सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन की? जी हाँ या ना में जवाब दें यार, कोई स्टूडेंट तो रिप्लाई करे ना। जिन लोगों को स्लाइड नजर आ रही है जरा हैंड रेज करें। यस स्लाइड नजर आ रही है? चले, कोई रिप्लाई नहीं करता तो फिर मुझे तो नहीं पता लग सकता। ओके हाँ, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जरा जो लोग मौजूद हैं वो हैंड रेज करें। फाइव। So 5 are actually present in listening. बस ये आप वही 5 लोग हैं जो हर दफा होते हैं क्लास में, मेरा ख्याल है। नहीं, अब 10 हो गए। ठीक, चलें। सो लेट्स गेट ओके, हैंड्स डाउन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कल हम लोग कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन की। तो सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो एक पूरे क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होगी। सो इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और फिर अगला क्लॉक साइकिल आएगा, सो इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पे होगी एंड सो ऑन। नॉर्मली सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन की नहीं जाती क्योंकि ये इनएफिशिएंट होती है, क्योंकि इसमें जो स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए हमें क्लॉक साइकिल का टाइम रखना पड़ता है अपने हार्डवेयर के अंदर। और ये वही बात है कि एक दफ़ा फिक्स हो जाता है फिर इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो ये है कि इवन दो सिंगल साइकिल अप्रोच इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज सिंपल एंड यूजफुल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो आगे जो कुछ भी हमने पढ़ना है, जो भी चीज़ें समझनी है, उसके लिए सिंगल साइकिल को अगर हम लोग कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे लिए फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो आसान होती जाएंगी। तो चलें हम आगे चलते हैं। The first thing is instruction data path में instruction store, fetch and PC increment. अच्छा, this ये जो पहला स्टेप, ये लेट्स से हम समझ रहे हैं कि एक जब आपने प्रोग्राम लिख लिया उसको असेंबली में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद होगा क्या, वो प्रोग्राम चलता किस तरह से है प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है? तो ये चाहे सिंगल साइकिल हो, चाहे मल्टी साइकिल हो, चाहे पाइपलाइनिंग हो, ये एक ही प्रोसेस है जो हर एक के अंदर होता है, तो ये सिंगल साइकिल के लिए नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो सारा प्रोग्राम है वो एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है। आप इस इंस्ट्रक्शन मेमोरी को प्रोसेसर के अंदर ही फिलहाल अज्यूम कर सकते हैं। उसके अंदर इसकी इंस्ट्रक्शंस, आपके असेंबली की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाइनरी कोड की फॉर्म में, वो हर लोकेशन के ऊपर एक एड्रेस आ जाता है, हर लोकेशन के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है। पहली लोकेशन लेट्स से उसका एड्रेस होता है 0, फिर अगली लोकेशन का एड्रेस होता है लेट्स से 1, 2 and 3, 4 एंड सो ऑन। तो प्रोसेसर ने करना क्या है कि उसने पहली इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, ठीक है? सो यू फेच वर्ड का क्या मतलब हुआ, फेचिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शन मेमोरी। उसको लेके जाना है प्रोसेसर ने और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, के बाद उसके रिजल्ट को स्टोर करवाना है। स्टोर का मतलब क्या हुआ, स्टोरिंग बैक इनटू अनदर मेमोरी, ठीक है? नॉट इन द इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इन डेटा मेमोरी। एक और मेमोरी होगी जिसको हम लोग डेटा मेमोरी कहेंगे, वहां पे वो डेटा स्टोर करवा देगा और उसके बाद वो पीसी को इंक्रीमेंट करवाएगा। सो किसी स्टूडेंट को याद है व्हाट इज अ पीसी? हमने इसकी बात की थी, कोई बता सकता है व्हाट इज पीसी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर और इसका क्या काम होता है? प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम हाँ, दिस इज पीसी इज कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक काउंटर है जो कि एड्रेसेस जनरेट करता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए, ठीक है? सो और ये उसके बाद ये इंक्रीमेंट होता है बाय सम फिक्स्ड अमाउंट अगली इंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए। उस 3 एलिमेंट्स में क्या क्या शामिल है? सबसे पहली चीज है आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी ये आपकी मेमोरी है जिसमें आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं।
इसकी एक इनपुट है विच इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन एड्रेस। सो यहाँ पे आप एड्रेस देते हैं और उस एड्रेस के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी आउटपुट पे आपको दे देती है। 32 बिट की आपकी इंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद आपको पीसी चाहिए एक प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये एड्रेस जो है ये जनरेट करेगा। और फिर आपको एक एडर चाहिए। एडर किस लिए चाहिए? एडर जो है वो प्रोग्राम काउंटर का जो भी करंट एड्रेस होगा उसके अंदर कोई एक अमाउंट ऐड करके नया एड्रेस जनरेट कर, नया एक नंबर आएगा और वो पीसी में दोबारा लोड होगा। सो अगर इसको हम देखें तो ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे आप इसका डेटा पाथ देख सकते हैं कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, उसका जो रीड करने का एड्रेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर लेट्स से 4 सबसे पहला एड्रेस देता है 4 की सॉरी पहला एड्रेस देता है 0 पे जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो यहाँ पे आउटपुट हो जाती है। उसके बाद ये 0 इस एडर में जाता है और उसके बाद इसमें हम 4 ऐड करते हैं। 4 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की है। इफ यू रिमेंबर इट इज 32 बिट्स, सो दैट मींस इट इज 4 बाइट्स। तो अगली जो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी वो फिर 4 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये होगी 0 1 2 3 और फिर अगली इंस्ट्रक्शन होगी हमारी 4 5 6 7। सो इट विल ऐड 4 एवरी टाइम। ये एक एडर है, स्पेशल एडर हमने बनाया हुआ है। तो ये इसमें ऐड करेगा 0 और 4 को और फिर अब पीसी में क्या अपलोड हो जाएगा 4। सो नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जो कि एड्रेस 4 के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे भी पीसी 4 प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे भी 4 आएगा और ये 4 फिर 4 में ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट एड्रेस इस पे अगले साइकिल में बन जाएगा 8। तो ये हर क्लॉक साइकिल में, जो आपकी इस तरह से क्लॉक चल रही है, तो पहली क्लॉक साइकिल में ये 0 प्रोड्यूस करेगा, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 एंड सो ऑन। सो दिस विल कीप रिपीटिंग लाइक दिस और ये 1 बाय 1 आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर को भेज देगा। हर साइकिल में ये एक इंस्ट्रक्शन भेजता जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये 0 के बाद 4 कैसे हुआ? 4 इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी जो एक इंस्ट्रक्शन है ना वो है 32 बाइट्स की, 32 बिट्स की, सॉरी 32 बिट्स की। जब आपकी इंस्ट्रक्शन है तो 32 बिट्स बनते हैं 4 बाइट्स, राइट? तो चूंकि आपकी जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो 4 बाइट्स की है, तो आपने इसमें 4 ऐड करना है ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए। ठीक है, क्योंकि आप एड्रेस बाइट्स के हिसाब से जनरेट कर रहे होते हैं। तो 4 बाइट्स आपकी पहली की हैं तो फिर आप उसमें 4 ऐड करेंगे। ये जैसा मैंने कहा था, पहली इंस्ट्रक्शन होगी बाइट 0 1 2 और 3 पे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी बाइट 4 5 7 पे। ठीक है, फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन होगी 8 9 10 11। ओके, सो दैट इज व्हाई वी विल ऐड 4 एवरी टाइम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये आपका हार्डवेयर हो गया बेसिकली इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए फ्रॉम एन इंस्ट्रक्शन मेमोरी जहां आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ओके, तो ये 1 बाय 1 इसको फेच कर देगा। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा इसकी एनिमेशन देखें तो ये इस तरह बनेगी। सबसे पहले पीसी ने एड्रेस दिया मेमोरी को, ये आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है और इंस्ट्रक्शन मेमोरी ने वो इंस्ट्रक्शन आउटपुट कर दी। उसके बाद ये सेम एड्रेस एडर पे गया और एडर ने इसमें 4 जमा किया और 4 जमा करके नया एड्रेस पीसी के अंदर लोड कर दिया। ठीक है, और फिर पीसी में जो नया एड्रेस आया तो अगली साइकिल में आपकी नई इंस्ट्रक्शन आ गई। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज मेम पीसी एंड सो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस क्या है? मेमोरी। मेमोरी का मतलब है आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी और ये पीसी की जो भी वैल्यू है वो एक एड्रेस है, यानी पीसी की 0 वैल्यू है तो आप मेमोरी लोकेशन 0 पे जाएंगे और वहां पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन होगी वो निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप पीसी को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 4। सो पीसी विल बी इक्वल टू पीसी प्लस 4। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, इफ यू रिकॉल हमारे पास
तीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, आर टाइप, आई टाइप और जंप टाइप। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी आर टाइप इंस्ट्रक्शन है वो हार्डवेयर में किस तरह एग्जीक्यूट होती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई प्रोसेसर के अंदर, मेमोरी से आपने रिट्रीव कर ली वो इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके लिए हमें दो फर्दर एलिमेंट्स चाहिए, एक हमें रजिस्टर फाइल चाहिए और एक हमें ALU चाहिए। रिमेंबर आर टाइप इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक होती हैं, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आपकी शिफ्ट लेफ्ट राइट की इंस्ट्रक्शन होती है और इस टाइप की चीजें, सेट लेस देन होती है, इक्वल टू, कंपेयर, ये सब कुछ। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आएगी और उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग रीड करेंगे या उसको डिकोड करेंगे। रीड करने से क्या मुराद है, उस इंस्ट्रक्शन में अगर आप अपने ज़हन में डालें तो इंस्ट्रक्शन में एक ऑप कोड था, ठीक है, और फिर हमारे पास तीन रजिस्टर्स थे, दो सोर्स रजिस्टर्स थे और एक डेस्टिनेशन रजिस्टर था। ऑप कोड ने बताना था कि आपने करना क्या है, ये दो सोर्स रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है और ये डेस्टिनेशन रजिस्टर का नाम है या एड्रेस है जहां पे आपने उस डेटा को लिखवाना है। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो सबसे पहले ये जो रजिस्टर फाइल है इसमें से आप पहले सोर्स का एड्रेस यहाँ पे दे देंगे 5 बिट का, और ये है रीड रजिस्टर 1। जो दूसरी आपकी सोर्स है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, दूसरा रजिस्टर रीड करेंगे, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन है वो आपका राइट डेटा, ये जो राइट रजिस्टर है ये डेस्टिनेशन राइट रजिस्टर पे आ जाएगी और जो भी डेटा आएगा राइट रजिस्टर में वो डेटा आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। डेटा कहाँ से आएगा, जब आप इन दो रजिस्टर्स को रीड करके इन पे जो भी मैथमेटिकल ऑप कोड होगा वो अप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको आप वापस यहाँ पे लिखवा देंगे। लेकिन ये तो बाद में होगा, सबसे पहले क्या होगा कि आपके ये दोनों सोर्स रजिस्टर्स जो हैं ये रीड होंगे और आपके इन सोर्स रजिस्टर्स में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, लेट्स से एक सोर्स रजिस्टर में पड़ा था 3, दूसरे में पड़ा हुआ था 5, ठीक है, तो ये दोनों रीड होंगे और यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाएगा 3 और 5, ओके, रीड करने के बाद। और रीड करने के बाद ये डेटा आप अप्लाई कर देंगे ALU पे। तो अब हम इधर इस फिगर पे आ जाते हैं, ये इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शंस ने दोनों रजिस्टर्स को रीड किया, दोनों को एड्रेस दिया, दोनों रजिस्टर्स का डेटा जो था वो यहाँ पे आउटपुट पोर्ट पे आ गया। ये दोनों कनेक्टेड हैं ALU के साथ, तो इस आउटपुट पे लेट्स से 3 आ गया, इस आउटपुट पे आ गया 5, ठीक है। दे गो टू दी ALU। ALU ने इन 3 और 5 का करना क्या है, वो ये जो ALU की सिलेक्ट लाइंस हैं ये डिसाइड करेंगी। ये रिमेंबर ये एक मक्स है इसके अंदर और ये मक्स की सिलेक्ट लाइंस हैं, तो ये 3 लाइंस हैं। तो ऑप कोड डिपेंडिंग ऑन के ऑप कोड का क्या पैटर्न है उसके हिसाब से ये ALU डिसाइड करेगा कि इन 3 नंबर्स, इन 2 नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, व्हाटएवर यू हैव टू डू, ठीक है। तो वो ALU ऑपरेशन यहाँ से डिसाइड होगा और जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे ऐड का ऑपरेशन है तो इसका ALU का रिजल्ट आ जाएगा 8, और 8 जो है वो हम वापस लिखवा देंगे राइट डेटा में, यहाँ पे हम 8 लिखवा देंगे और कहाँ लिखवाएंगे, इस राइट रजिस्टर में। ये राइट रजिस्टर कहाँ से आ रहा है, इस इंस्ट्रक्शन से। इस इंस्ट्रक्शन में ये कहाँ से आ रहा है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस था। तो जो डेस्टिनेशन रजिस्टर आपने दिया था T0, T1, S1, जो भी आपका रजिस्टर था, वो वहां से ये रीड करेगा और ये वापस यहाँ पे रिजल्ट लिखवा देगा। ये आपका डेटा पाथ बन गया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अगर कुछ चीज समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं। ये ALU कंट्रोल, ALU कंट्रोल जो है ना वो बेसिकली ALU के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। तो ALU में एक एडर भी है, सब्ट्रैक्टर भी है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, लेट्स से इसमें एडर और सब्ट्रैक्टर है, वो एक मक्स के साथ कनेक्टेड है, ओके। मक्स की एक सिलेक्ट लाइन है, मैं उसको 0 करता हूं तो एडर का रिजल्ट आ जाता है, मैं उसको 1 करता हूं तो सब्ट्रैक्टर का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें और भी यूनिट्स हैं लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। तो ये जो ऑप कोड है ये बेसिकली ये है, मेरी केस में ऑप कोड या 0 होगा या 1 होगा, यानी वो ऐड कर सकता है सब्ट्रैक्ट। जब मैं ऑप कोड इंस्ट्रक्शन
का बाइनरी कोड बनाऊंगा, अगर मैं 0 लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वो ऐड कर देगा, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। और 0 और 1 कहाँ से आएगा? मेरी इंस्ट्रक्शन से आएगा, यानी इंस्ट्रक्शन जब मैंने ऐड की दी हुई होगी तो मेरा जो असेंबलर है वो जो इसका कोड जनरेट करेगा वो होगा 0, और वो 0 ऑप कोड में आ जाएगा। और फिर ये ऑप कोड जब यहाँ पे डिकोड होगा तो ये ऑप कोड से मैं 0 यहाँ पे लिखवाऊंगा और ये मार्क्स मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो अब आप ये देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा क्या है। हमने ये देखा है कि वो जो आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होती है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट बाइनरी पैटर्न्स जनरेट करते हैं। मतलब अगर सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शंस होती तो 0 या 1 जनरेट करते हैं, अगर 3 इंस्ट्रक्शंस हैं तो जाहिर है कि 3 बिट का कोई पैटर्न होगा, क्योंकि सॉरी अगर 3 है 2 बिट्स काफी हैं, अगर आपकी 8 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 3 बिट्स आपको चाहिए होंगी, और वो यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं और वो एक टेबल बना हुआ होता है कि जी अच्छा ऐड का कोड ये है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का कोड ये है, मल्टीप्लाई का कोड ये है, और वो जो कोड होता है वो फिर हम यहाँ पे ALU के इस कंट्रोल लाइन पे अप्लाई करते हैं, और जो मार्क्स होता है वो उसके हिसाब से इसके अंदर जितने भी यूनिट्स होते हैं, जो अप्रोप्रिएट यूनिट होता है उसकी आउटपुट को कनेक्ट कर देता है, तो ALU की आउटपुट पे आपका वो आंसर आ जाता है जो आप चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। तो ये आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले असेंबली में कन्वर्ट हुई, असेंबली से वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है, तो असेंबलर जो है वो ये ऐड के करस्पॉन्डिंग एक ऑप कोड जनरेट करता है, वो ऑप कोड इंस्ट्रक्शन में चला जाता है और बाद में वही ऑप कोड ALU को सिलेक्ट कर लेता है। सॉरी, इसको मैं इरेज कर दूं। तो अब हम इसको फिर उसी तरह से देखते हैं, थोड़ा सा एनिमेट करके। सो इंस्ट्रक्शन है आपकी ऐड RD RS RT। सो RD का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर आपने दिया उसको, सोर्स और 2 आपके सोर्स रजिस्टर्स हो गए RS और RT, ठीक है। और आपने कहा कि भाई इन रजिस्टर्स में जो भी नंबर पड़ा हुआ है, अब ये भी आप याद रखें कि ये इंस्ट्रक्शन से पहले आपने इन रजिस्टर के अंदर कोई डेटा लिखवाया था पहले किसी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से, ऑब्वियसली वो रजिस्टर में शुरू में तो 0 ही होता है, तो आप पहले इन पे लिखवा देते हैं डेटा और फिर उसके बाद आप ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। खैर एनीवेज, ये आपकी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो गया, ये आपका ऑप कोड है, ये आपके 2 सोर्स रजिस्टर्स हो गए, ये आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर हो गया, और शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो जो आपकी सोर्स रजिस्टर की 5 बिट्स थी वो रीड रजिस्टर 1 पे चली गई, जो दूसरे की थी वो रीड रजिस्टर नंबर 2 पे चली गई, और जो डेस्टिनेशन था उसका एड्रेस हमने राइट वाले पिन्स के ऊपर दे दिया, ठीक है। और ये रीड रजिस्टर 1 का डेटा यहाँ से आउटपुट हुआ, ये यहाँ से हुआ, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया इनके ऊपर, ये हमारा डेटा आया, डेटा ALU पे ऑपरेट हुआ, ALU ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया और उसको हमने वापस हमने राइट डेटा में लिखवा दिया, कहाँ पे? इस एड्रेस के ऊपर, ये यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर, और इस रजिस्टर का एड्रेस हमारे पास था, तो ये आपका हो गया। तो ये वो कह रहा है कि आपका क्या हुआ कि आपका जो RS और RT था उसमें जो भी वैल्यूज थी उन रजिस्टर्स के अंदर, उनको हमने उसके आंसर को RD के अंदर लिखा दिया। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? इसकी एनिमेशन हम ये इनपुट वैल्यूज हैं, ये आपके सोर्स, दोनों सोर्स रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर पड़ा हुआ है, एक के अंदर 3 पड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर 5 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सोर्स रजिस्टर का एड्रेस है, ये है एड्रेस, ठीक है, इस डेटा अंदर पड़ा हुआ है इस रजिस्टर फाइल के। जब आप ये एड्रेस देते हैं तो वो यहाँ से इस रजिस्टर फाइल में से डेटा उठाता है और उसको दे देता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सो रिमेंबर यहाँ पे डेटा नहीं है, इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई डेटा नहीं है, इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ एड्रेस है कि डेटा पड़ा हुआ कहाँ पे है। तो ये 2 सोर्स रजिस्टर्स हैं, ये इनका एड्रेस है, और डेटा और आंसर लिखवाना कहाँ है, ये उसका एड्रेस है। डेटा इस रजिस्टर फाइल के अंदर है, ठीक है। तो रजिस्टर फाइल से डेटा आएगा, ALU ऑपरेट करेगा और वापस रजिस्टर फाइल के अंदर ही वो लिखवाया जाएगा।
जी अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। चले, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अगली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो हमारी लोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। सो कोई स्टूडेंट बता सकता है लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? लैब में भी आपने बहुत इस्तेमाल की होंगी, या लोड वर्ड है या स्टोर वर्ड है, LW, SW, व्हाट डू दे डू? सर ये लोड वर्ड इंटीजर वैल्यू को ना वो करते हैं, लोड करते हैं रजिस्टर के अंदर। कहाँ से लोड करता है? मेमोरी से ना? यस सर, मेमोरी से। डेटा मेमोरी से। और स्टोर वर्ड क्या करता है? वापस स्टोर कर, डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है। अच्छा, सो लोड और स्टोर दोनों के केस में हम लोग डेटा मेमोरी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है, एक मैंने आपको जैसे बताया कि एक आपकी है ना इंस्ट्रक्शन मेमोरी, वहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, और फिर आपकी एक अलग डेटा मेमोरी भी होती है। डेटा मेमोरी के अंदर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। तो लोड और स्टोर की है वो डेटा मेमोरी को इस्तेमाल करेंगी, और डेटा मेमोरी में भी अगर आप इसके पोर्ट्स देखें तो वो क्या क्या है। सबसे पहले एक एड्रेस है, ठीक है। सो जो भी डेटा आपने रीड करना है या राइट करना है, रीड करना है या राइट करना है, बोथ के केस में आपको एक एड्रेस देना होगा, ताकि वो उस लोकेशन के ऊपर जाए और वहां से रीड करे या वहां पे राइट करे। उसके बाद उसका एक आउटपुट पोर्ट है विच इज रीड डेटा। सो जो आप एड्रेस देते हैं, उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ होता है वो डेटा यहाँ पे अपीयर हो जाता है। उसी तरह से आपका एक इनपुट पोर्ट है विच इज राइट डेटा। राइट डेटा में जो डेटा आपने इसके अंदर लिखवाना होता है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं, तो वो इस एड्रेस के ऊपर जो आपने एड्रेस दिया होता है वहां पे वो लिखा जाता है। तो आप एड्रेस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसको किस तरह पता चलता है कि मैंने इस वक्त रीड करना है या मैंने राइट करना है डेटा? तो उसके दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, एक है मेमोरी रीड और एक है मेमोरी राइट आपकी मेमोरी का, ठीक है। तो अगर आप मेमोरी रीड को वन करेंगे, मेमोरी रीड को वन करेंगे, तो इस एड्रेस पे जो भी आपने एड्रेस अप्लाई किया होगा उस पे जो भी डेटा होगा वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। जबकि अगर आप मेमोरी राइट को वन करेंगे, इसको आप वन करेंगे, तो इस एड्रेस के ऊपर ये जो डेटा होगा जो आपने यहाँ अप्लाई किया होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। सो मेमोरी राइट से आप राइट करेंगे और मेमोरी रीड से आप रीड करेंगे डेटा को, और इनमें से कोई एक ही एक वक्त में वन होगा। ये नहीं हो सकता कि आप उस पर रीड भी कर रहे हो और राइट भी कर रहे हो, वो तो फिर गार्बेज क्रिएट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपने लोड की इंस्ट्रक्शन है तो लोड में हम क्या करते हैं, रीड करते हैं डेटा। तो मेमोरी सॉरी, जो आपका मेमोरी रीड का सिग्नल है लोड के केस में ये वन हो जाता है। स्टोर के केस में आप डेटा स्टोर करवाते हैं तो मेमोरी राइट का जो सिग्नल है वो वन हो जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और हार्डवेयर यूनिट है, इसको कोई बहुत ज्यादा आपको इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये साइन एक्सटेंडर है। साइन एक्सटेंडर क्या है कि लोड स्टोर के साथ 16 बिट का एक इमीडिएट ऑपरेंड होता है। तो वो जो 16 बिट का इमीडिएट ऑपरेंड है उसको हम साइन एक्सटेंड करते हैं टू 32 बिट्स, यानी कि उसको 32 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एड्रेसेस सारे आपके 32 बिट्स होने चाहिए। तो वो 16 का होता है, तो फिर उसके जो बाकी 16 रह जाते हैं उसमें अगर वो साइन एक्सटेंड का मतलब है कि अगर वो माइनस होता है तो सारे वंस लगा देते हैं, अगर प्लस होता है तो सारे जीरोस लगा देते हैं। तो 16 को हम 32 बिट का नंबर बनाते हैं। तो ये पूरा लोड स्टोर का डेटा पाथ है। अब डेटा पाथ वही है, इंस्ट्रक्शन आई लोड या स्टोर की, ठीक है। आपने एक एड्रेस जनरेट करना है। एड्रेस किस तरह जनरेट होता है, ये चले पहले हम इसको देख लेते हैं। लेट्स से इंस्ट्रक्शन है आपकी लोड वर्ड RT ऑफसेट RS। तो ये आपको पता होगा, जो आपने लैब में भी किया है, कि बेसिकली एड्रेस आप किस तरह जनरेट करते हैं। ये जो आपका होता है ऑफसेट, इसमें जो भी RS में पड़ा हुआ होता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो आपका एड्रेस बनता है। तो इट इज ऑलवेज ऑफसेट प्लस RS।
दिस इज द न्यू एड्रेस, और इस एड्रेस से आप डेटा मेमोरी में जाते हैं और जो भी डेटा होता है उसको यहाँ पे आप लिखवा देते हैं। तो जो आपका है इंस्ट्रक्शन, उसमें ये ऑपकोड है, ये बता रहा है कि ये लोड या स्टोर है। ये आपका आरएस है जिसको आप रीड करेंगे। ये आरटी आपका बेसिकली जहाँ पे आपने उसको राइट करना है वो है। और ये आपका ऑफसेट, ये ऑफसेट या इमीडिएट जो कांस्टेंट है, लेट्स से 5, 10, 15, वो है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है आप देखें कि सबसे पहले तो ये आपके रजिस्टर्स यहाँ पे रीड हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारा ऑफसेट था उसको साइन एक्सटेंड किया टू 32 बिट्स और उसको एलयू पे अप्लाई कर दिया। और एलयू की दूसरी इनपुट कहां से आ रही है? दूसरी इनपुट ये जो आरएस है, आरएस में जो कुछ भी था ये आएगा और एलयू इन दोनों को ऐड करेगा। एलयू इन दोनों को ऐड करेगा तो एक नया एड्रेस बनेगा डेटा मेमोरी के लिए, जो ऑफसेट और आरएस को ऐड करके बनता है। इस एड्रेस के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ होगा, क्योंकि हम लोड कर रहे हैं, वो अपीयर हो जाएगा रीड डेटा की आउटपुट के ऊपर, और ये रीड डेटा आउटपुट होके वापस रजिस्टर फाइल में जो भी आपने ये दिया था ना आरटी, इसके ऊपर ये राइट हो जाएगा। ठीक, सो इसको हम दोबारा एनिमेट कर लेते हैं। So this is your instruction. RS और RT इस पे हमने अप्लाई कर दिया। ये हमारे राइट के लिए है, ये हमारे रीड के लिए है। 16 बिट ऑफसेट था, उसको हमने साइन एक्सटेंड किया टू 32 बिट्स, एलयू पे अप्लाई कर दिया। दूसरा रीड डेटा ये जो हमारा था RS, ये एलयू पे आ गया। एलयू ने दोनों को ऐड करके एक नया एड्रेस बनाया। सो रिमेंबर, एलयू यहाँ पे एड्रेस जनरेट कर रहा है। एलयू इस वक्त नंबर्स को ऐड करके कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहा, एड्रेस जनरेट कर रहा है, ये वाला। तो ये जनरेट किया, ये आपकी मेमोरी को चला गया और फिर मेमोरी से आपका डेटा वापस यहाँ पे आया और रजिस्टर फाइल के अंदर लिखा गया। तो इस तरह आप लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई इस पूरे एलयू में। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? RD2 क्या है? RT2 तो कहीं भी नहीं है यार, RT है। T2 सर। T2 ED D RD, ये इसकी बात कर रहे हैं? ओ ये वाला यस सर। रीड डेटा। ये रिमेंबर रजिस्टर फाइल के अंदर दो रीड पोर्ट्स हैं। जब हमने रजिस्टर फाइल पढ़ी थी तो हमने कहा था ये रजिस्टर फाइल है ना हमारी, इसका रीड डेटा 1 है और रीड डेटा 2 है। ये एक ही रजिस्टर फाइल है ना, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस में हम दो रजिस्टर्स को रीड करते हैं। जैसा ऐड सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो उसमें दो रजिस्टर्स होते हैं जो रीड करते हैं, लेकिन इस केस में हम सिर्फ एक ही रजिस्टर को रीड कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसकी आउटपुट आ रही है। रीड डेटा 2 की कोई आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि वो दूसरा रजिस्टर फिलहाल हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा ही नहीं है। सो दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड राइट नाउ। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक हो गया। यस सर, ठीक। ओके, ठीक है। अच्छा, सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। इस वक्त 12:20 हुए हैं, तो 12:25 पे हम फिर रिज्यूम करते हैं। 5 मिनट की ब्रेक ले लें, फ्रेश हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट अगेन। मैं इस वक्त अब अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ। April 27
चलें जी, विल रीस्टार्ट। ये सारे लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? आ रही है तो यस बोल दें। यस सर। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हर एक को पता लग गया लोड वर्ड किस तरह काम करेगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगली इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, which is animating the data path store word rt offset rs। अच्छा, नॉर्मली इस स्टेज के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी इसमें इम्तिहान में क्या क्वेश्चन आएगा। तो अभी आप इसको ना सोचें कि इम्तिहान में क्या आएगा। ये इस फिलहाल तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्डवेयर में एग्जीक्यूट किस तरह होती है। तो एग्जाम में आगे पाइपलाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो इस वक्त आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप इस चीज की टेंशन लें कि एग्जाम में ये क्या आएगा। ठीक है जी। अच्छा, स्टोर वर्ड आरटी ऑफसेट आरएस। सबसे पहले तो मुझे कोई स्टूडेंट ये बताए कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है। एड्रेस कौन सा होता है, कहां पे स्टोर करवाना होता है, क्या होता है? जी, कोई स्टूडेंट बता सकता है इस इंस्ट्रक्शन की वर्किंग क्या है? कोई स्टूडेंट नहीं बता सकता? आपने लैब में स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन नहीं इस्तेमाल की? अच्छा, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाएगी डेटा जो इस एड्रेस पे है। जो डेटा आपके पास, ये आपका एड्रेस बनेगा, ठीक है, ऑफसेट प्लस आरएस, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लोड वर्ड के लिए थी, ठीक है। और आपका जो डेटा है वो क्या होगा, वो आरटी में, आरटी में जो भी डेटा होगा वो इस एड्रेस के ऊपर सेव करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आरएस है, ये आपका आरटी है और ये आपका ऑफसेट है। तो ये ऑफसेट इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, आरएस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और आरटी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम आरटी और आरएस को रीड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आरएस की वैल्यू हमें चाहिए एड्रेस बनाने के लिए, और आरटी जो है यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है जिसको कि हमने स्टोर करवाना है। इमीडिएट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अगेन साइन एक्सटेंड होगा। साइन एक्सटेंड होने के बाद हम rd2 हाई करेंगे, राइट डेटा, क्योंकि ये वो डेटा है जो हमने मेमोरी में सेव करवाना है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ पड़ा हुआ था, आरटी के अंदर। और rd1 जो है ये इसमें rs की वैल्यू है, ये ऑफसेट इसमें एड अप होगा और नया एड्रेस बन जाएगा। सो ये दोनों चीजें कहाँ पे ऐड अप हुई, ये एलयू पे ऐड हुई, इन्होंने ये एड्रेस बनाया और आरटी का जो डेटा था वो रजिस्टर फाइल से रीड होके यहाँ पे अपीयर हो गया। तो अब इसके पास एड्रेस भी है, डेटा भी है, और मैं मेमोरी राइट सिग्नल को 1 करूंगा तो ये डेटा इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो ये आपकी स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अगर कुछ समझ नहीं आया तो अभी पूछ लें। सबको क्लियर है तो यस बोल दें।
इसमें सर सेम ये एक्सटेंड का क्या काम होता है? क्या चीज? ये एक्सटेंड क्या करता है सर? ये 16 को 32 करेगा? हाँ, ये 16 बिट नंबर होता है ना, क्योंकि ये जो आपका इमीडिएट या ऑफसेट है ना यहाँ पे, ये है 16 बिट्स खाली, क्योंकि पूरी इंस्ट्रक्शन 32 बिट की है। लेकिन कंप्यूटर 32 बिट पे काम करता है, तो ये जो एक्सटेंड वाला है ना, ये 16 बिट को 32 बिट नंबर में चेंज करता है, उसमें जीरोस डाल देता है या वंस डाल देता है, और वो 32 बिट के नंबर, क्योंकि ये भी 32 बिट का नंबर है, तो वो फिर उनको ऐड करता है और एड्रेस जनरेट करता है। So it converts a 16-bit number into 32-bit number. ठीक है? ओके सर। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर लोड वर्ड इसकी वर्किंग अब आ रहा है। लोड, सॉरी आपकी आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं? लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की वर्किंग में क्या फर्क आ रहा है? मैं कह रहा हूँ सर जिस तरह आनी है हमने चीज में उसी तरह वर्क करेगा, बस तो आ रही है। हाँ बिल्कुल। अगर हम लोड वर्ड को देखें तो लोड वर्ड में मेमोरी को रीड किया था हमने और रीड करके रजिस्टर में लिखवाया था, जबकि अगर मैं स्टोर वर्ड को देखूं तो मैंने मेमोरी के अंदर यहां से डेटा लिया है और उसको मेमोरी के अंदर लिखवा दिया। बस ये फर्क है, दोनों का एड्रेस एक ही तरह जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी तीसरी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, जो कि है हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन। सो ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बारे में तो सबको पता है ना, ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करती है? यस सर। ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो, अच्छा आप बताएं ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करती है? ब्रांच इक्वल या ब्रांच नॉट इक्वल? सर ये कंपेयरिंग करती है Comparison और सर। एक डेस्टिनेशन वेब सेंड कर देती है सर। और एक नया डेस्टिनेशन आपको बताती है कि अब आपने वहां पे जाना है। जो सीरियली आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्राम, उसकी एग्जीक्यूशन को चेंज करके एक नया एड्रेस देती है। इसका ये मतलब है कि ये पीसी की वैल्यू को भी चेंज करेगी, क्योंकि पीसी में तो सीरियल वैल्यूज आ रही है ना। तो अगर आपने ब्रांच ले ली तो आपने किसी नई जगह पे जाना है, तो उस नई जगह का एड्रेस अब पीसी में लोड होना चाहिए। ठीक है? तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका डेटा पाथ इस तरह बन रहा है कि हम लोगों के पास ये वही रजिस्टर फाइल है, और हम लोग टेस्ट करेंगे कि मतलब ब्रांच इक्वल के केस में लेट्स से ये 0 1 होगा, हमें पता लग जाएगा कि ब्रांच टेकन है या नॉट टेकन है, ये इसकी आउटपुट इक्वल है या नॉट इक्वल है। ठीक है? और एक चेंज ये होगा कि ये जो रिमेंबर जो हमारा पीसी का एक एडर था, वो जो हमने शुरू में देखा था, जो पीसी में 4 जमा करता है, तो अब वो पीसी में 4 नहीं जमा करेगा, बल्कि वो पीसी के अंदर ये जो आपने ब्रांच का टारगेट एड्रेस दिया हुआ होगा ना इंस्ट्रक्शन में, वो उस टारगेट एड्रेस को अगेन 32 बिट एक्सटेंड करके तो वो इसको करेगा आपके पीसी में ऐड, और नया आपका एक एड्रेस आएगा जो कि आपका टारगेट एड्रेस होगा। ठीक है? इसको जो है हम लोग अगर एनिमेट, इसको भी अगर हम ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को देखें तो इंस्ट्रक्शन है आपकी ब्रांच इक्वल RS ऑफसेट। ठीक है? सो व्हाट इट्स डूइंग इज कि इट्स लुकिंग एट RS एंड RT, इसके जो भी कंटेंट्स हैं उनको रीड करता है और देखता है कि वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल। अगर वो इक्वल हैं तो वो फिर इस ऑफसेट के ऊपर चला जाता है, अगर ना हो तो फिर वो नहीं जाता। ठीक है? सो वो ये क्या कहता है कि इफ RS इज इक्वल टू RT देन PC इज इक्वल टू PC प्लस 4 प्लस साइन एक्सटेंडेड ऑफसेट शिफ्टेड बाय 2। अभी शिफ्टेड बाय 2 की आप फिक्र ना करें, बस आप इसको अभी छोड़ दें, बाय ऑफसेट। ठीक है? तो ये आपके जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट क्या बना, आपके पास एक ऑप कोड है ब्रांच का, RS और RT में जो भी पड़ा हुआ है ये उनके एड्रेस आ गए, और आपके पास एक ऑफसेट आ गया। सो सबसे पहले आपने RS और RT एड्रेस दिए, तो उसको पता लगा भाई मैंने कौन से 2 रजिस्टर्स हैं जिनके कंटेंट्स को कंपेयर करना है।
यहाँ से आपका 16 बिट ऑफसेट आया, उसको हमने 32 बिट ऑफसेट में बनाया, और 32 बिट ऑफसेट को अब ALU में नहीं भेजा हमने, उसको हमने इस एडर में भेजा है, ये जो PC वाला एडर था, और इसके अंदर हम लोगों ने इसको जो है ऐड किया, ठीक है। और ऐड करने के बाद हमारे पास ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों रजिस्टर्स आए, RS और RT यानी इनकी वैल्यू आई, और हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और देखा कि आंसर 0 आता है या नहीं आता। अगर आंसर 0 आता है तो हम एडर की आउटपुट ले लेंगे, अगर 0 नहीं आता तो फिर हम जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन अगली आनी थी PC+4 वो कर लेंगे। तो दैट मीन्स कि ये 0 यहाँ पे कहीं एडर के साथ कनेक्टेड होगा, और वो डिसाइड करेगा कि हमने ये वाली PC को भेजनी है या ये वाली भेजनी है। अगर ब्रांच टेकन हुई, 0 हुआ, तो हम ये वाली ले लेंगे, अगर नॉट टेकन हुआ तो हम ये वाली ले लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। चले, तो ये हो गया आपका ब्रांच। अच्छा, अब हम इस पूरी चीज को जोड़ते हैं। अब यानी अब हम एक हार्डवेयर बनाने लगे हैं जो कि कंबाइनिंग द डेटा पाथ्स फॉर R टाइप इंस्ट्रक्शंस एंड लोड स्टोर यूजिंग 2 मल्टीप्लेक्सर्स। अब हम अभी हमने इंडिविजुअली उन इंस्ट्रक्शंस को देखा है, अब हम देखते हैं कि एक ही अगर हमारे पास हार्डवेयर हो तो उसमें मक्स ऐड करके हम किस तरह बना सकते हैं कि वो आपकी तमाम R टाइप इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर दे और आपके लोड और स्टोर्स को भी एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हार्डवेयर बन रहा है। इसमें ये तो वही स्टैंडर्ड रजिस्टर फाइल है, ये आपका वही ALU है, ये आपकी डेटा मेमोरी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब हमारे पास हमने इसके अंदर किया क्या है, ये वही साइन एक्सटेंडर है, ये भी वही चीज है। वी हैव एडेड अ मक्स हियर एंड वी हैव एडेड अनदर मक्स हियर। ये 2 मक्स है हमने ऐड किए, और इन मक्स के कंट्रोल सिग्नल्स हैं मेमोरी टू रेज एक कंट्रोल सिग्नल है, और एक ALU सोर्स ये एक और सिग्नल है। अच्छा, ये मक्सेस हमने क्यों ऐड किए यहाँ पे? कोई स्टूडेंट, पहले हम इस वाले ये जो है इस मक्स को देखते हैं। इस मक्स की आउटपुट ALU की दूसरी इनपुट है, यानी कि ये ALU से कनेक्टेड है। इस मक्स की 2 इनपुट्स हैं, एक ये आपका साइन एक्सटेंडेड है और दूसरी इनपुट है ये सिंपल रजिस्टर। ठीक है, ये ALU को जा रहा है। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये मक्स हमने क्यों ऐड किया है? 0 और 1 के लिए, अगर हमें 0 वैल्यू चाहिए या 1 वैल्यू चाहिए उसके लिए। नहीं, रख स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं हमारे पास और जो रजिस्टर आ रहा है, इन दोनों को हाँ, combine करके उसको आगे भेजने है उसका आंसर। देखिए, चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो आपकी R टाइप इंस्ट्रक्शन थी तो आपका डेटा यहां से आएगा ALU में, और अगर आपकी लोड स्टोर थी तो आपका डेटा यहां से आएगा। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कौन सी इंस्ट्रक्शन है। आप ये देखिए ना, इसमें हम लोगों ने ये लोड स्टोर टाइप इंस्ट्रक्शन थी, तो ये तो सॉरी ब्रांच है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोड की देखिए, लोड की केस में ALU में डेटा कहां से आ रहा है? यहां से। ठीक है, लोड के केस में, जबकि जो हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है जैसा ऐड है, उसमें ALU में डेटा कहां से आ रहा है? RD2 से। सो ALU की सेकेंड इनपुट कभी RD2 से डेटा लेती है
और कभी ये लेती है यहां से साइन एक्सटेंडेड। तो अब आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि एक हार्डवेयर बनाएं जो खाली इससे कनेक्टेड हो, दूसरा हार्डवेयर हो जो इससे कनेक्टेड हो। सो व्हाट वी डू इज कि हम लोग एक यहां पे ये हमने मक्स लगा दिया है। सो ये जो मक्स है ये डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन या रीड डेटा की आउटपुट दे देता है जो कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के केस में होगी, या लोड स्टोर के केस में ये वाली आउटपुट इस एलयू को देता है। तो ये मक्स हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो हमारा राइट डेटा है, ये वाली इनपुट, अब कई दफा हमने डेटा यहाँ पे लिखवाना होता है, एलयू का जो भी रिजल्ट आया होता है उससे, मतलब 2 नंबर को ऐड किया, जो भी आंसर आया वो राइट डेटा में जाएगा। कई दफा हमने जब मेमोरी को रीड करना होता है तो हमने मेमोरी से डेटा यहाँ पे लिखवाना होता है, मसलन लोड के केस में। सो लोड के केस में राइट डेटा आता है मेमोरी से, ऐड सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शंस में राइट डेटा आता है एएलयू से। तो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड अनदर मार्क्स हियर। ठीक है, ये मार्क्स क्या कर रहा है, इस मार्क्स की आउटपुट आप देखें राइट डेटा को जा रही है और इसकी 2 इनपुट्स हैं। एक इनपुट डायरेक्ट एएलयू से आ रही है, ठीक है, और दूसरी इनपुट इसकी मेमोरी से आ रही है लोड वर्ड के लिए। तो ये जो इसका कंट्रोल सिग्नल है ये डिसाइड करेगा, और ये कंट्रोल सिग्नल कहां से डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन से, कि राइट डेटा में क्या जाएगा। क्या मेमोरी से जो हमने डेटा रीड करना है वो जाएगा, अगर लोड की इंस्ट्रक्शन होगी तो वो जाएगा, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन होगी तो ये वाला जो एलयू रिजल्ट है ये इसमें जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला मार्क्स इस पाथ को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा एक ही हार्डवेयर है, इन 2 मकसद की वजह से हम लोग जो है कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर हो गया? इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। तो सर यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन दोनों मक्स को कंट्रोल करेगी? जी बिल्कुल, एक ही इंस्ट्रक्शन दोनों मकसद को कंट्रोल करेगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हमने पिछले मक्स में कुछ और वैल्यू हमें ऑपरेशन करवाना हो, अगले मक्स में हमने कुछ और करवाना हो? नहीं, ये तो हमारी सिंगल साइकिल है ना, तो एक ही इंस्ट्रक्शन एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रही होगी। इसमें 2 मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है ना, ये एक ही इंस्ट्रक्शन है। पहले वो यहाँ आएगी, फिर वो यहाँ आएगी, फिर वो यहाँ आएगी, और वो अप्रोप्रिएटली मार्क्स के कंट्रोल सिग्नल सेट होते जाएंगे टिल वो अपना रिजल्ट लिखवा दे। ठीक है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हों और एक को मार्क्स को कह रही हो यार मुझे डेटा चाहिए, दूसरी कह रही हो मुझे साइन एक्सटेंडेड वैल्यू चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही इसके अंदर चल रही है। तो मार्क्स सारे के सारे उसी हिसाब से अपने पाथ्स को सेट करके रखेंगे। चले, मेरे ख्याल है आज के लिए काफी है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई आज के लेक्चर में कोई चीज क्लियर ना हुई हो। बस ये क्या, सॉरी आवाज कट गई, रिपीट कीजिएगा। सर ये बस ये बता दें, ये जो सा हमने भी पढ़ा है सारा, ये जो सिग्नल साइकिल था, तो ये एज अ बस कॉन्सेप्ट के लिए आपने कहा है कि इसको सही तैयार भी करना है? नहीं, इसको बिल्कुल सही तैयार करना है आपने। मैंने ये कहा था कि लोग ये पूछते हैं कि अच्छा इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या हमें ये पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी या कुछ और करना होगा। तो मैंने ये कहा था कि नहीं, एग्जाम में इस तरह से मैं आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए नहीं दूंगा, ये आपने पूरा समझना है। ये समझेंगे तो आगे आपको समझ आएगी कि मल्टी साइकिल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, या पाइपलाइनिंग किस तरह होगी, या 6 इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी किस तरह चलेंगी इस हार्डवेयर के ऊपर। तो वो तो तब हम आगे तो तब समझ सकते हैं ना जब हमें ये समझ आ जाए कि एक इंस्ट्रक्शन किस तरह चलती है। तो इसलिए है, तो ये
कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत अच्छा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपको कह दूंगा यार ये पूरा ब्लॉक डायग्राम बना के मुझे पूरा पाथ शो करके दिखाएं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ से जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आई वोंट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैं जो पूछूंगा अगर आपको ये पूरा पाथ क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं जवाब दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह सकता हूँ कि जी यही पूरी डायग्राम दे दूं, ठीक है, और मैं इंस्ट्रक्शन लिख दूं लोड वर्ड, और मैं आपको पूछूं कि बताएं जी मक्स की कंट्रोल लाइन पे क्या सिग्नल होना चाहिए, यानी मक्स को इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए और इस मक्स को किसको सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो आपको पता होगा कि लोड वर्ड में कौन सा डेटा कहाँ से आता है, तो तब तक आप मुझे मक्स की सिलेक्शन नहीं बता सकेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? चले, ठीक है, वी एंड द क्लास। और बाकी होपफुली आप लोग कोरोना से महफूज हैं। तो अभी तो 17 तक तो बंद हो गया है सारा कुछ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो 17 से ही हम लोगों ने तो वैसे आपके मिड टर्म्स रखे हुए हैं ऑन कैंपस, लेकिन अब ये तो जब 17 के आसपास हम पहुंचेंगे तो ही क्लियर होगा कि आगे क्या होना है। कोरोना का तो कुछ पता नहीं है सर, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये अभी भी हम ऑन कैंपस कर सकेंगे। हाँ यार, मुझे नहीं लगता कि अगले मसलन 17 या 20 दिन में कोरोना इस हद तक कम हो जाए कि मतलब हो जाए तो अल्लाह की बड़ी रहमत है कि हो जाए कि हम लोग यूनिवर्सिटी खोल लें, लेकिन मुझे अगले 17-18 दिन में इतना कम होते अभी नजर नहीं आ रहा। अभी तो 5-6 हज़ार केसेस दिन के हो रहे हैं, स्पेशली लाहौर में तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि सर जिस तरह वो इंडिया में भी देखा जाए तो वहाँ पे इतना मसला हो गया, और ये इंडिया हम जो है वो एक हिसाब से देखा जाए हमसे 2-3 हफ्ते आगे है, तो अब 2-3 हफ्ते अगर आगे देखा जाए तो फिर हमारा भी हाँ अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमसे 2-3 हफ्ते आगे होते हैं। और अगर वहां पे आप फैल रहा है तो फिर वो ऐसा ऐसा पाकिस्तान और इधर उधर ये जो अफगानिस्तान इस तरह के मुल्क हैं इनमें भी वो फिर आ जाता है उसके कुछ अर्से के बाद। और वही बात है कि ईद के ऊपर तो कोरोना फैलता भी बहुत ज्यादा है। वही बात है, लोग शॉपिंग करते हैं, मिलते हैं, तो ईद के फौरन बाद तो पीक आती है कोरोना की, बिल्कुल सर उसके बिल्कुल। बाद फिर वो कम होता है। तो पता नहीं, बहरहाल यार अब असल में यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता कुछ भी। अब जो गवर्नमेंट ने तो अब 17 तक बंद कर दी है, तो हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर 11-12 को वो कहते हैं मई को दोबारा एनसीओसी की मीटिंग होगी, उसमें वो डिसाइड कर देंगे कि 17, तो मेरे ख्याल है 11-12 तक आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आगे क्या सिचुएशन है। बहरहाल आप लोग पढ़े, जरूर तैयारी रखें। हाँ, अगर ये नहीं होता, अगर कोरोना अगर नहीं कंट्रोल में आता 17 तक, तो क्या पेपर डिले होंगे कि ऑनलाइन हो जाएंगे पेपर? यार मेरा ख्याल है फर्दर डिले तो नहीं करेंगे। अब हमने डिले कर दिया है, 26 को थे, 26 अप्रैल को, उसको हमने 17 तक किया है। उसके बाद आपके रही 5 या 6 हफ्ते रह जाते हैं टोटल टीचिंग के, तो मेरा ख्याल है डिले नहीं करेंगे, फिर ऑनलाइन एग्जामिंग हो जाएगा। और वो लास्ट टाइम इस्लामाबाद कैंपस में ऑनलाइन हुए थे, तो उसमें आपका वाइवा होता है ऑनलाइन, उसमें आप कैमरा ऑन करते हैं और वो एक स्टूडेंट एक वक्त में होता है और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने उसी वक्त मुझे उनके जवाब देने होंगे। तो वो फिर आपका इस तरह करके टेस्ट होगा, यानी रिटन नहीं होगा, वो एक वाइवा टाइप हो जाएगा। सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो जब ऑनलाइन हुए थे तो रिटर्न हुए थे। हाँ, उस वक्त रिटर्न हुए थे ना, फिर वो यूनिवर्सिटी ने देखा कि सबने इतनी चीटिंग की है कि हर एक का एक ही पेपर था, तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, अब रिटर्न पोर्शन एक रखें, तो एक पोर्शन आपका रिटर्न होगा, मे बी 10 मार्क्स का रिटर्न होगा और 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, हर स्टूडेंट का अलग से। तो इस टाइप का कुछ हो सकता है। ठीक है सर, तो चलें, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ऑफिस सर।